यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड और विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कानून। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले नियमों को ही क्या कहा जाता है? कानून। राज्य द्वारा निर्मित होंगे और लागू किए जाएंगे, वो क्या है? वही नियम जो है कानून कहलाएंगे। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कानून की परिभाषा सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियमों के रूप में की गई है। सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियमों के रूप में की गई है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? कानून संप्रभु की आज्ञा। ऑस्टिन के अनुसार कानून क्या है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। पाउंड न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए जाने वाले किए गए नियमों को ही क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। पाउंड क्या कहते हैं? न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को क्या कहते हैं? कानून। सालमन महोदय क्या कहते हैं? कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। राज्य मान्यता देगा और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करेगा, वही क्या कहलाएंगे? कानून कहलाएंगे, सालमन के अनुसार। टॉलैंड टॉलैंड क्या कहते हैं? आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। तो क्या कहा टॉलैंड ने? क्या कहा? आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ता में सर्वोच्च होती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ता में सर्वोच्च होती है। ऑस्टिन कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। ऑस्टिन ने क्या कहा? कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। लास्की क्या कहते हैं? कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है। कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है, ये लास्की का मानना है। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे। बेंथम क्या बोलते हैं कि कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में क्या करे? वृद्धि करे। एक्विनास कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। आगे देखिए इसके तत्व क्या है कानून के। कानून के तत्व: नागरिक समाज, संप्रभुत्वपूर्ण सत्ता, व्यक्ति के बाह्य आचरण से संबंधित है, दंड की व्यवस्था है, कानून का पालन सामाजिक हित की भावना से होता है। कानून के प्रकार आप देखिए। कानून के प्रकार में व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, सामान्य कानून, प्रशासनिक कानून, कहा फ्रांस में प्रथागत कानून, अध्यादेश और अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये 8 तरह के हैं। ओपन होम ने क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं और परंपराओं का वह समूह है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों में कानूनी तौर पर मान्य समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं और परंपराओं का वह समूह है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों में कानूनी तौर पर मान्य समझा जाता है, ये ओपन होम ने कहा। कानून के स्रोत क्या क्या है? क्या है? रीति रिवाज, धर्म, न्यायिक निर्णय, कानूनी टीकाएं, साम्य नीति और औचित्य व्यवस्थापन। रोम में 12 टेबल्स, भारत में स्मृतियों तथा इंग्लैंड में कॉमन लॉ प्रथागत कानून की देन है। मैकइवर क्या कहते हैं? कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल कुछ ही नए वाक्य लिखता है और कहीं कहीं पर एक आध पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भागों की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं रहा, परंतु राज्य इस संपूर्ण ग्रंथ से मर्यादित होता है। विल्सन क्या कहते हैं? रोम का प्रारंभिक कानून धार्मिक नियमों का ही एक संग्रह था। रोम का प्रारंभिक कानून क्या था? धार्मिक नियमों का एक संग्रह था, ये विल्सन मानते हैं।
होल्म्स जस्टिस होल्म्स का न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है। कानून के उद्देश्य क्या है? आर पाउंड में कानून के 4 प्रमुख उद्देश्य बताए। कितने? 4। राज्य में शांति स्थापित करना, समानता स्थापित करना, व्यक्तित्व की रक्षा और उसका विकास करना, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। लक्षण क्या है कानून के? कानून के लक्षण: कानून सरलता और स्पष्टता, स्थायित्व, व्यापकता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता, नागरिक अधिकारों के रक्षक, मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के प्रतीक के रक्षक। ह्यूगो क्रेस क्या बोलते हैं? देखिए, ह्यूगो क्रेस कहते हैं कानून का पालन न करने से दंड मिलेगा, इस भय से हम कानून का पालन नहीं करते, बल्कि उसका पालन इसलिए करते हैं कि इसे हम न्यायोचित और अच्छा समझते हैं। देखिए, ह्यूगो क्रेस कहते हैं कानून का पालन न करना से दंड मिलेगा, इसलिए इस भय से कानून का पालन नहीं करते हैं, बल्कि उसका पालन इसलिए करते हैं कि वह हमें न्यायोचित और अच्छा समझते हैं। बर्क ने क्या लिखा है? विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है और प्रतिदिन का भोजन नहीं। विरोध का अधिकार शरीर के लिए क्या है? औषधि है, प्रतिदिन का भोजन नहीं। स्वतंत्रता और कानून, समझिए इसको। अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और साम्यवादी की धारणा के अनुसार स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और साम्यवादी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और कानून क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इसके अनुसार जितने अधिक कानून होंगे, व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। विलियम गॉडविन ने क्या कहा? कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। क्या है? कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। डायसी क्या कहते हैं? एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरी की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? डायसी कह रहे हैं। वर्तमान समय में इस विचारधारा को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते या उसमें वृद्धि करते हैं। लॉक क्या कहते हैं? जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। विलोबी क्या कहते हैं? जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। जहाँ नियंत्रण है, कानून है, वहीं पर स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है, विलोबी कहते हैं। प्रोफेसर रिची, व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिमाण ही परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य क्षेत्र के बाहर हो। हॉकिंस क्या कहते हैं? हॉकिंस, व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है, उतनी सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है, उतनी सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, हॉकिंस कहते हैं। लास्की क्या कहते हैं? व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि वह उन्हें स्वीकार कर सकता है और उनका पालन कर सकता है। व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि वह उन्हें स्वीकार कर सकता है और उसका पालन कर सकता है। ये कौन कहता है? लास्की। आगे देखते हैं। शक्ति, सत्ता, वैधता। क्या? शक्ति, सत्ता और वैधता, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे शक्ति। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कौटिल्य क्या कहते हैं शक्ति के बारे में? समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। कौटिल्य मानते हैं, कौटिल्य जो है चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी का नाम था, एक अन्य नाम। तो कहते हैं समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। लासवेल, कैप्लान और हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उनके मतानुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरे की नीतियों और कार्यों को प्रभावित किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। बेकर क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति का अपृथक्करणीय है। क्या कहते हैं? राजनीति शक्ति का अपृथक्करणीय है। कैटलिन क्या कहते हैं? कैटलिन राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा।
कैटन कहते हैं राजनीति क्या है, शक्ति का विज्ञान है। शक्ति और बल। रॉबर्ट बायर्स स्टेट के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। बायरस्टेड ने शक्ति को 3 रूप बताए हैं: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। जब बल अमर्यादित और लक्ष्यहीन होता है तो उसे दमन कहता है। स्वीकृत, सीमित और नियंत्रित बल को ही शक्ति कहा जाता है। स्वीकृत, सीमित और नियंत्रित बल को, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है बायरस्टेड, रॉबर्ट बायरस्टेड कह रहे हैं। अतः बल शक्ति की तुलना में एक व्यापक तत्व है। शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों और समूहों और भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। शक्ति क्या है? शक्ति व्यक्तियों, समूहों और भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है, या आदेश देने की क्षमता है। जबकि सत्ता संस्थायीकृत होने के कारण अपने विषय क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है। उसके निर्देश को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट और प्रकट होती है। चार्ल्स मेरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया। चार्ल्स मेरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया। शक्ति के स्रोत। ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन आकार। ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन आकार। मैक्यावर के शब्दों में, मैक्यावर के कहते हैं, शक्ति का कार्य कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिसके अधीन उसे कार्य करना है। शक्ति की कार्य कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती है, कम होती है जिसके अधीन उसे कार्य करना है। ये मैक्यावर के शब्दों में। शक्ति के प्रकार। गोल्डहैमर और एडवर्ड सील्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की धारणा के आधार पर शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। ये हम गोल्डहैमर और एडवर्ड सील्स के अनुसार पढ़ रहे हैं। उन्होंने 3 प्रकार बताए, शक्ति के 3 प्रकार: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं। अब मैक्स वेबर भी 3 बताते हैं। कौन है? कानूनी, अवैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी। बायरस्टेड ने भी शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं: दृश्यता के आधार पर प्रच्छन्न या प्रकट, दमन के आधार पर दमनात्मक, औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक, अनौपचारिक, प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। सत्ता और वैधता में क्या क्या संबंध है? शक्ति, सत्ता और वैधता में संबंध। शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली वहां सिद्ध होती है जहां केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता और आपराधिक सत्ता के रूप धारण कर लेती है। जे रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, सबसे बलशाली मनुष्य इस सदा सर्वदा के लिए तब तक स्वामी नहीं बना रहेगा जब तक वह अपनी शक्ति का अधिकार का रूप न दे दे, आज्ञा पालन का कर्तव्य का रूप न दे दे। यानी सत्ता क्या होती है? शक्ति प्लस वैधता। ये क्या है? यानी कि शक्ति के साथ में जब वैधता आ जाती है तो वही सत्ता बन जाती है। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता अपने म्यान में रखी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलती है। सुंदरता की तरह वैधता भी देखने वाले की नजर में होती है। अब सत्ता के विविध रूप क्या है? टाइप ऑफ अथॉरिटीज। जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने 1864 से 1920 के आधुनिक राज्य में सत्ता के 3 स्रोतों को संकेत दिया जिसके आधार पर सत्ता 3 प्रकार की मानी जाती है। सत्ता कौन कौन सी? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्क संगत सत्ता। अब देखिए यहाँ पर परंपरागत सत्ता क्या होता है? चिरकाल से प्रयोग करने वाले लोक वंश परंपरा के आधार पर राजवंश, वृद्धि तंत्र, सारी सत्ता समुदाय के बड़े बूढ़ों लोगों के हाथों में। करिश्माई क्या होता है? अनोखे व्यक्तित्व के परिणाम पर आधारित, जैसे हिटलर, सिकंदर, गांधी, नेहरू, नासिर और गद्दाफी। कानूनी तर्क संगत सत्ता व्यक्ति के पद पर आधारित, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया जाता है, जैसे नौकरशाह का शासन।
आगे आते शक्ति के विभिन्न आयाम क्या क्या है। राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। अब देखिए शक्ति, इसमें देखिए राजनीतिक, आर्थिक और विचारात्मक। राजनीतिक में दो तरह के, औपचारिक और अनौपचारिक होता है। औपचारिक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अनौपचारिक में लोक मत दबाव समूह, राजनीतिक दल, जन आंदोलन, जनसंपर्क साधन। आर्थिक में क्या होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जनसंपर्क के साधनों का स्वामित्व, चुनाव के लिए वित्तीय सहायता। विचारात्मक, सर्वोत्तम शासन प्रणाली से जुड़ी हुई मान्यताओं की स्थापना, शासक वर्गों की वैधता की स्थापना, जनसाधारण को सोचने समझने के ढंग पर। आगे देखते हैं। विचारधारात्मक शक्ति, राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान करने का आवश्यक साधन है। जो विचारात्मक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान करने का आवश्यक साधन है। शक्ति के सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मूलतः मार्क्सवाद की देन है। यह सिद्धांत आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति के आधार मानता है। इसके अनुसार आर्थिक शक्ति की जड़ पर ही राजनीतिक शक्ति का पेड़ उगता है। आर्थिक शक्ति का अर्थ सामाजिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व क्या है। आर्थिक शक्ति का अर्थ है सामाजिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। इस प्रकार समाज निजी संपत्ति के आधार पर दो प्रमुख वर्गों में बढ़ जाता है। धनवान वर्ग, हैव्स, प्रभुत्वशाली वर्ग जिसे कहते हैं, और दूसरा निर्धन वर्ग जिसे हैव नॉट कहते हैं, पराधीन वर्ग। चिरसम्मत मार्क्सवाद के अंतर्गत वर्ग की चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसमें। पहले तो उसने क्या कहा कि इसमें बहुत सारे लोग एक जैसी आर्थिक परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं, उनके हितों में समानता आ जाती है। वे अपने इस स्थिति के प्रति सजग हो जाते हैं और अपने सामान्य शत्रु की पहचान कर लेते हैं। इस शत्रु को परास्त करने के लिए उनके मन में एकता का संचार होता है और इस उद्देश्य से वे अपना राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। ग्रामसी का प्राधान्य का सिद्धांत क्या होता है। ग्रामसी का प्रदान करने सिद्धांत, हेजेमनी का सिद्धांत ग्रामसी का है। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता का में व्यक्त होता है। ये वर्ग नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से सारी जनसंख्या को अपनी मूल प्रणाली हृदयंगम कर देता है। पूंजीवादी समाज की अधिरचना दो स्तरों में ग्रामसी ने अंतर किया है। कौन है। राजनीतिक समाज, राज्य जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेता है। सरकार का ढांचा इसके अंतर्गत आता है। इस संरचना को बल प्रयोग मूलक संरचनाएं कहा जाता है। दूसरा आता है आपका समाज, जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नागरिकों की सहमति का सहारा लेता है और यह आधार के निकट और स्वायत्त भी है। इससे जुड़ी संरचनाएं परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थान, जिन्हें वैधता परक संरचना कहा जाता है। अब आता है शक्ति के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन या समाज के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण निर्णय इन्हें गिने लोग ही करते हैं, बाकी लोग केवल अनुसरण करते हैं। इस दृष्टि से समाज या संगठन के सदस्य दो भागों में बटे हैं। विशिष्ट वर्ग जिसे एलिट्स या अल्पसंख्यक होते हैं, और जनपुंज या मासेस बहुसंख्यक होते हैं। आगे आइए। व्यक्ति का नारीवादी सिद्धांत, शक्ति का नारीवादी सिद्धांत। शक्ति का नारीवादी सिद्धांत में देखिए क्या है। नारीवादी या नारी अधिकारवाद की मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग घोषणा पत्र 1969 के अनुसार
स्त्रियां एक पीड़ित वर्ग हैं। हमारा उत्पीड़न सर्वव्यापक है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। हम लोग पुरुषों को हमारे उत्पीड़न का मुख्य स्रोत के रूप में पहचानते हैं। पुरुषों को आधिपत्य तो प्रभुत्व का सबसे पुराना एवं बुनियादी रूप है। जब पुरुषों ने स्त्रियों को उत्पीड़ित किया है, तब पुरुषों ने स्त्रियों को उत्पीड़ित किया है। शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग या विभाग के हाथों में केंद्रित नहीं रहती, बल्कि यह अनेक समूहों में बटी रहती है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट डहल ने 1956 में चर्चित कृति द प्रीसेप्ट टू द डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंतर्गत लोकतंत्री प्रक्रिया का ऐसा स्वरूप विकसित किया जिससे उसने बहुल तंत्र की संज्ञा दी है। इस संकल्पना के अनुसार लोकतंत्री समाज में नीति निर्माण की प्रक्रिया ऊपर से देखने में चाहे कितनी ही केंद्रीकृत क्यों न दिखाई दे, वास्तव में वह विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अनेक स्वायत्त समूह आपस में समझौता या सौदेबाजी करते हैं और राजनीतिक और सार्वजनिक नीति उन सब समूहों की परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होती है, जो उससे संबंधित विषय में दिलचस्पी का दावा करते हैं। बताएं उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार शक्ति क्या है। फूकॉल्ट ने शक्ति की संकल्पना को कोशिका के रूप में परिभाषित किया। उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में फूकॉल्ट के अनुसार यह समाज में उसी प्रकार फैली है जैसे शरीर में कोशिकाएं। फूकॉल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित है, बल्कि यह शक्ति का प्रयोग एक तकनीकी रूप में किया जाता है। शक्ति के द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठता का निर्माण होता है। शक्ति का संरचनात्मक सिद्धांत। विलियम हैजलिट ने लिखा है कि स्वतंत्रता से लगाव का अर्थ है दूसरे से लगाव। इसके विपरीत शक्ति से लगाव का अर्थ है अपने से लगाव। कौन लिखते हैं? हैजलिट लिखते हैं कि स्वतंत्रता से लगाव का अर्थ है दूसरे से लगाव और इसके विपरीत शक्ति से लगाव का अर्थ है अपने से लगाव। शक्ति का जो सिद्धांत शक्तिहीन पक्ष को शक्ति संपन्न बनाने सरोकार रखता है, उसमें शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के साधक हन्ना अरेंट, सीवी मैकफर्सन और महात्मा गांधी। राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण क्या है? राजनीति विज्ञान सर्वप्रथम जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को केंद्र बिंदु मान बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया है। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरी करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता जाता है। व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति के तत्व का उदय हो जाता है। कैटलिन का विचार है कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीतिक विज्ञान के आधार बनाया जाए तो राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी। लासवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। लासवेल ने अपनी पुस्तक हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है।
में हम पढ़ेंगे प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।